दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देख ही लिया होगा कि ममता बनर्जी दीदी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में 61% का वोट शेयर लेकर बाकी सभी पार्टियों को चारों खाने चित्त कर चुकी हैं। और अब जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सांप निकल चुका है, आप लाठी पीटते रहें। तो उसी तर्ज पर भाजपा के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद जी आज कोलकाता पहुंचे अपनी टीम के साथ एज ए फैक्ट फाइंडिंग टीम, जहां वे जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलेंगे और जो कह लीजिए ओवरऑल की एक तरह से जो हिंसा के कारण थे, मतलब हाँ या आप भी हंस सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे। और ये सब सारे फैक्ट फाइंडिंग से आप मतलब दो शब्द काफी हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम, है ना, तीन शब्द कि वे एक रिपोर्ट तैयार करने आए हैं। वह वे रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को वह रिपोर्ट सौंपेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तर्ज पर ममता दीदी ने भी अपना कुछ कदम उठाया। उन्होंने डेरेक ओब्रायन जी के नेतृत्व में मणिपुर एक टीम भेजेंगी, जहां वे जाकर मणिपुर में हो रही हिंसा और आगजनी और जो भी वहां उपद्रव मचा हुआ है उसकी वे फैक्ट फाइंड करेंगे। मतलब ओवरऑल जिसको बोलते हैं कि जैसे को तैसा वाला दीदी का रिस्पांस है कि अगर आप अपनी टीम एक भेज रहे हैं कि जो बंगाल में हुई हिंसा और उपद्रव ये पंचायत इलेक्शंस के दौरान के लिए भेज रहे हो, तो हम मेरे पास भी कार्ड है। मैं मणिपुर में क्यों हिंसा हो रही है और उसके क्या कारण हैं, मैं वह सब लाऊंगी और अब किसके सामने रखेंगी वो इट्स ऑल वेल नोन। खैर, तो जिसको बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, कुछ वैसा ममता दीदी का रवैया है। सबसे बड़ी बात, मजेदार बात जो है दोस्तों वो ये है कि देखिए अब हिंसा हुई, चुनाव हुआ, है ना, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से अभी भी ऐसी स्टेज में हैं कि शायद उन्हें उबरने में समय लगेगा। परंतु फिर भी इसे मैं बेशर्मी वाली हंसी भी कह सकता हूं कि आ रही है चेहरे पर। रीजन भी है, कारण भी हमारे राजनेता ही दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब पता नहीं था। चाहे कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, कम्युनिस्ट हो, या कोई भी लेफ्ट के, या जो भी आप दल का नाम ले चाहे आप ले सकते हैं। सबको पता था कि पंचायत में बंगाल में पंचायत इलेक्शंस होने हैं और ऐसी हिंसा होनी ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनावी इतिहास है वह सदैव से रक्त रंजित रहा ही है। ठीक है, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पहल की कि हिंसा ना होने पाए और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा भी। परंतु जब दीदी उनको सहयोग कर ही नहीं रही थी, ठीक है, टेक्निकली वे मजबूर थे कि भाई 65,000 बूथ्स हैं और 70,000 के करीब ट्रूप था, तो मतलब जिसका अगर आप देखें तो एक बूथ पर एक प्रहरी। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा बल क्या करते हैं? उनका सवाल बिल्कुल वाजिब है और इलेक्शन कमीशन के सामने शायद है कि बीएसएफ के जो प्रमुख हैं वे गए भी और अपनी बात उन्होंने रखी भी और सब कुछ हुआ, परंतु नतीजा तो वही ढाक के तीन पात ही था। दीदी ने एक 61% की मेजोरिटी के साथ, जिसको कि डेमोक्रेसी में अगर 61% किसी पार्टी को वोट पड़ रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि वो तो एक क्लीन स्वीप हो जाता है। दीदी ने किया, अब आप लकीरें पीटते रहें। खैर, अब रविशंकर प्रसाद जी आए हैं। अब आप चीज और भी नोटिस करें, 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी ने वापसी की थी तो ऐसे ही पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी से जुड़े संगठन के कार्यकर्ता मारे गए थे, तो उनके परिवारजनों को
सदस्यों को वहां दिल्ली में अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था, जिसका दीदी ने एज यूजुअल मुखर विरोध किया था और वे शामिल भी नहीं हुई थी उस शपथ ग्रहण में। तो देखिए, मैटर यह नहीं करता कि किस पक्ष के कितने लोग की हत्या हुई या उनके साथ बर्बरता हुई। सवाल यह उठता है कि जब अभी देखिए महागठबंधन भी अभी मीटिंग 4 दिन 5 दिन बाद मीटिंग भी है, तो क्या ये जो बाकी घटक दल हैं 24 दल होने जा रहे हैं पीडीए में महागठबंधन में शामिल होने, तो इन सब का दीदी के प्रति एक सपोर्ट था। अगर आप देखें कांग्रेस के जो अभी वोट प्रतिशत निकल कर आया है वो महज 4% पश्चिम बंगाल में, तो कांग्रेस तो किसी भी तरीके से इस कंडीशन में है ही नहीं कि वह दीदी से किसी भी प्रकार की वहां पर सीट शेयरिंग वाली बात कर सके। परंतु लेफ्ट, जिसके कि 20% अभी भी वोट शेयर निकले हैं, तो क्या वह दीदी से प्रश्न नहीं करेगा कि दीदी आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दिए या नहीं होने दिए? सवाल तो बनेगा ना कि अगर देखिए आज लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, जुलाई चल रहा है, 8 महीने 9 महीने या 10 महीने पकड़ लीजिए, और अभी से आप चाहें तो एश्योर रह सकते हैं कि इतिहास, देखिए इतिहास होता है कि हमको इतिहास से हम सबक लेकर भविष्य की तैयारी करते हैं। तो क्या हम यूज्ड टू हो चुके हैं या हम जानबूझकर, हमसे मेरा मतलब यहाँ पर हमारे राजनेताओं से है कि ठीक है चलता है वहां का तो ऐसा ही हाल है? नहीं साहब, आप बिहार में देख लें, यूपी में देख लें, वहां पर ऐसे इतिहास होता था जब चुनाव में, खासतौर पे चाहे कोई भी चुनाव पकड़िए आप, जब चुनावी हिंसा एक सामान्य घटना होती थी। परंतु आज आप बिहार सरकार को भी आप धन्यवाद साधुवाद दे सकते हैं, और उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद साधुवाद दे सकते हैं कि उन्होंने चुनावी हिंसा को बिल्कुल ऑलमोस्ट, अब छुटपुट घटनाएं देखिए वो आम जीवन में चलती ही रहती हैं, तो मगर ये जो चुनावी हिंसाएं होती थी उस पर बहुत हद तक नकेल लगा ली। तो क्या ऐसा पश्चिम बंगाल में संभव नहीं है? वो भी तब जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत इज एट द सेंटर ऑफ द हेल्प, कि अगर वे केंद्र के सत्ता में, वे इज लाइक सन, तो अगर वे चाहें तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि चुनाव पश्चिम बंगाल में भी फ्री एंड फेयर हो? बहुत संभव है, मगर उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक इच्छा शक्ति या इच्छा शक्ति किसी पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ एक एश्योरेंस भी आप मत कहिए, आप ये समझिए कि एक उनको मन बनाने की देर है कि जो अब अगले इलेक्शंस होंगे, हालांकि अभी कुछ 700 सीटों पे पुनः से शायद है कि मतदान किया जाएगा, सब कुछ होगा, परंतु नतीजा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उलटफेर करने वाले होंगे। परंतु अब आगे क्या मोदी सरकार यह आश्वस्त करेगी पश्चिम बंगाल की जनता को कि जो अब अगले चुनाव होंगे वह बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, उसमें चुनावी हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा? है बहुत ही टफ, क्योंकि देखिए ममता दीदी किसी भी तरीके से अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहेंगी, और चाहे वह प्रदेश में हो या देश की राजनीतिक परिदृश्य की बात हो, ममता दीदी की जो ताकत है वह पश्चिम बंगाल से ही आती है। अब वे कैसे रूल कर रही हैं, क्या रूल कर रही हैं और क्या क्या हो रहा है, केंद्र सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वहां पर गवर्नर साहब हैं ही, तो गवर्नर साहब क्या गृह मंत्री जी को रिपोर्ट ना करते होंगे? नहीं करते होंगे, बेशक करते होंगे, और जो एलाइड एजेंसीज हैं उनको, उन तक भी वह रिपोर्ट जाती होगी।
उसके बाद भी ऐसी हिंसा होना, और उसके बाद जो देखिए नतीजा आया, यह पहले से ही सबको पता था। तो अब इसको लेकर च्युइंगम जैसे बात आगे बढ़ाने का कुछ रह नहीं जाता है। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी आए हैं, वे पीड़ितों से मिलेंगे, उनकी खैर खबर लेंगे, उसके बाद वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को देंगे, परंतु उससे होना क्या है? मेरा सवाल बस ये है, उससे होना क्या है? और ठीक है, ममता दीदी ने भी अपने उस प्रत्युत्तर को दिया है। डेरेक ओब्रायन साहब के नेतृत्व में मणिपुर टीम जाएगी, जहां वे मणिपुर में विक्टिम से मिलेंगे, उनके हाल समाचार लेंगे, फिर वो ममता दीदी को रिपोर्ट करेंगे। तो यह एक राजनीतिक घटनाक्रम पहले भी चला है, आज भी चल रहा है, और ईश्वर न करे कि आगे कभी चले, परंतु अब जैसा है। अब इस बीच में साहब तेजस्वी यादव जी की मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं। जहां भाजपा के विधायक बिहार में उनसे लगातार इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, तो एक बात तो भाजपा के लिए भी अच्छी नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह जी के खिलाफ भी चार्जशीट शायद की दाखिल हो गई है। इस्तीफा तो फिर उन्हें भी देना पड़ेगा। परंतु अभी एक जाने कैसी एक चुप्पी है, जो अभी हाल फिलहाल तो जिसका जवाब आता ही नहीं दिख रहा है। अब यह संज्ञान तो देखिए भाजपा को लेना ही होगा, राष्ट्रीय जनता दल को भी लेना होगा, और नीतीश बाबू को भी हमारे स्टैंड एक क्लियर करना पड़ेगा। और रही बात महागठबंधन के जो बाकी घटक दल हैं, जिनमें से प्रमुख तौर पे देखिए कांग्रेस ही है। आपको आम आदमी पार्टी को, अब आप चाहे आप महागठबंधन का हिस्सा माने या ना माने, मैं तो नहीं मानता कि वे फॉर्मली भी बहुत दिनों तक महागठबंधन में रहेंगे, ऐसी मुझे आशा नहीं है। परंतु हाँ, कांग्रेस को एक स्टैंड इस पर अवश्य लेना पड़ेगा कि क्या पश्चिम बंगाल में जो अभी चुनाव हुए वे फ्री एंड फेयर थे, और क्या वे ऐसा मानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव भी कुछ ऐसे ही होंगे या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। अगर कांग्रेस जवाब नहीं देती है, इसका मतलब है कि वह ममता दीदी के समर्थन में है कि जो भी कुछ घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में था वह सही था, फेयर था। जबकि हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसका विरोध किया था कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वह ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ममता दीदी से यह सवाल, जो अभी 17-18 को मीटिंग है, यह सवाल वहां पर ममता दीदी से पूछेंगे? पूछना तो चाहिए। और हाँ जी, बेशक राहुल गांधी जी, जो कि अपने इस समय फुल फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, सब जगह वे मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो उनको मोहब्बत की एक दुकान तो साहब, एक फ्रेंचाइजी पश्चिम बंगाल में भी खोलनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं कि राहुल गांधी जी को पश्चिम बंगाल में भी अपनी मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी अवश्य खोलनी चाहिए। जरूरत सिर्फ एक इच्छा शक्ति की पड़ेगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की पड़ेगी, क्योंकि ऐसा करने पर राहुल गांधी जी भी जानते हैं कि अपने वह एक महत्वपूर्ण, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, एक मित्र को, राजनीतिक मित्र को खो देंगे। ममता दीदी पर प्रश्न चिन्ह लगाना राहुल गांधी जी को भारी पड़ सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल वे कोई जल्दबाजी करेंगे अपनी मोहब्बत की दुकान का एक्सटेंशन पश्चिम बंगाल तक ले जाने में। फिर भी राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। आप पुख्ता तौर पे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कब क्या कैसे हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से आदरणीय परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के देहावसान के बाद उनके पुत्र श्री उद्धव ठाकरे जी का विचारधारा को
लेकर जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद तो आप ऐसा मान लीजिए कि राजनीति में कब ईस्ट वेस्ट हो जाए, वेस्ट ईस्ट हो जाए, नॉर्थ साउथ हो जाए, साउथ नॉर्थ हो जाए, आप कह नहीं सकते। फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद है कि तीसरी हो जाए। अब ये जो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा हुई, आगे से ना हो, बिहार से, उत्तर प्रदेश से सबक ले पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, और बिल्कुल एटलीस्ट मिनिमम तो कर ही सकते हैं। ये देखिए, फुल स्टॉप तो बिल्कुल लग जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं होता है, परंतु हाँ, कम से कम हो जाएं, कम से कम जाने जाएं, क्योंकि राजनेताओं को देखिए जो चाहिए होता है वह मिल जाता है, परंतु हु इज द सफरर, हु सफर्स। जंग तो कुछ दिनों तक होती है, जिंदगी दूर तलक रोती है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है। शायद है कि संवाद आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।